देखिए, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट क्या है, ये क्या काम करता है, कैसे काम होता है, क्या क्या है इसके बारे में सारी जानकारी। तो सबसे पहले तो व्हाट इज इट, ये है क्या। तो देखिए, एजुकेशन मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि किसी भी संस्था का संचालन किस प्रकार से किया जाए, संस्था का संचालन कैसे किया जाए, उसको सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, ये जो मैनेजमेंट है इसका संबंध होता है एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक इंस्टीट्यूट से, ठीक है, अ, और उसमें काम करने वाले व्यक्तियों से, और उनकी आपसी क्रियाओं में एक संबंध होता है कि किस प्रकार से वर्क करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा के अनुसार अगर हम बात करें तो एक मैनेजमेंट का संबंध ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले व्यक्तियों तथा उनकी क्रियाओं में समन्वय होता है। यानी कि जो व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, वो आपस में क्या तालमेल रखते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। ठीक है, उपयुक्त सामग्री का प्रयोग कर, इसके साथ साथ वर्क तो करना ही है, साथ में सामग्री भी उपयोग करनी है कि इंस्टीट्यूट के अंदर क्या सामग्री है, वो सारी चीज़। ठीक है, सामग्री का उपयोग कर इस प्रकार किया जाता है कि वह मानवीय गुणों के विकास में सहायक हो सके। ठीक है, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, उनकी योग्यताओं और उनकी प्रतिभाओं तथा उनकी उपस्थिति जैसे शैक्षिक समस्याओं आदि से इन सब चीज़ों का एक संबंध होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, उसमें काम करने वाले वर्कर हैं, ठीक है, वर्कर हैं, उसको मैनेज करने वाला एक व्यक्ति है और उस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। तो एक प्रकार का ट्रायंगल है जिसमें वर्कर होंगे, एक मैनेजर होगा जो संस्था का मैनेज करेगा, और तीसरा उससे जुड़े हुए पीपल। अब जो कि हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर वर्कर कौन है, वर्कर है यहाँ पर टीचर्स। ठीक है, टीचर्स है, पियोन्स है, बाबू जो भी है, सारे वर्कर्स हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कौन करता है, देखिए स्कूल मैनेजमेंट में अगर हम स्कूल की बात करें तो वहाँ पर होता है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल या हेडमास्टर वो यहाँ का मैनेजर होता है। ठीक है, और उस मैनेजर, वो जो मैनेजर होता है वो वर्क करता है, वर्क करवाता है किनसे, वर्कर से, जो कि वर्कर है उसके एलडीसी, यूडीसी, पियोन और टीचर्स। ठीक है, और यहाँ पर पीपल्स कौन है, पीपल्स है स्टूडेंट। स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट है वो इन तीनों के बीच में एक समन्वय होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो वो जो समन्वय है, वो मैनेजमेंट है, वो कैसे हो। ठीक है, यानी कि एक जो मैनेजर है, जिसको हम हेडमास्टर बोल रहे हैं, प्रिंसिपल बोल रहे हैं, वो प्रिंसिपल टीचर से इस प्रकार का वर्क ले कि वो इन स्टूडेंट के लिए उपयोगी सिद्ध हो और ये उस समाज के लिए भी उपयोगी हो जिस समाज में वो रह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए देखिए तीन चीज़ें अप्लाई की जाती है। पहला है मेकिंग प्लान, ठीक है, प्लान बनाएं। दूसरा है अप्लाई प्लान, प्लान को अप्लाई करें। और तीसरा है इवोल्यूशन, उसका मूल्यांकन करें। तीन चीज़ें होती है इसके अंदर। ठीक है, मेकिंग प्लान, सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूट या संस्था का अगर निर्माण किया जाता है तो पहले उसके लिए एक प्लान तैयार किया जाता है। ठीक है, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह की बिल्डिंग होनी चाहिए, बच्चों को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर केवल स्कूल के बारे में बात करेंगे, न कि कोई संस्था के बारे में। ठीक है, लेकिन उसका रिलेशन एक ऑर्गेनाइजेशन से रखेंगे ताकि बातें सीधी तौर पर समझ में आए। ठीक है, तो मेकिंग प्लान में हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वर्कर है वो किस तरह के हों, किस तरह की से उनका नियोजन किया जाए, मतलब उनकी नौकरी दी जाए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अप्लाई प्लान, जब ये सब चीज़ें हो जाएं तो उसके बाद में इस प्लान को अप्लाई किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, एडमिशन लिए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट ईयर के लास्ट में इसका इवोल्यूशन किया जाता है, कहीं कहीं 15 दिन में, कभी कभी इसको 1 महीने में इवोल्यूशन किया जा सकता है, कभी 3 महीने में या 6 महीने के हिसाब से। इस तरह से एक इवोल्यूशन प्लान बनाया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है एक बुक लिखी गई थी डॉक्टर एस एन मुखर्जी द्वारा,
और ये बुक थी स्कूल मैनेजमेंट पर आधारित। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है कि सबसे पहली जो स्कूल मैनेजमेंट की पुस्तक है वो किसने लिखी? डॉक्टर एस.एल. मुखर्जी ने। और क्या लिखा था? पुस्तक का नाम है सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स प्रिंसिपल एंड फंक्शन इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए अब हम एक एक चीज को समझते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो देखिए मेकिंग प्लान क्या है? मेकिंग प्लान में योजनाओं की नीति निर्धारित करना, शिक्षा का संचालन, प्रसार और प्रगति हेतु योजना बनाना। ठीक है, योजना बनाएंगे, योजनाओं की नीति निर्धारित करेंगे, ठीक है, और उसका संचालन करके उसका प्रसार करेंगे। ठीक है, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो उस प्लान को हम क्रियान्वित करेंगे अप्लाई प्लान के अंदर, और फिर उसका उचित मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एम्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट क्या है? उद्देश्य क्या है इसके? एजुकेशनल मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या है? ठीक है, देखिए उद्देश्य की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल है। इसके उद्देश्य हैं लगभग 17-18 के लगभग उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति की सहायता करना। सबसे पहला उद्देश्य है। कोई भी मैनेजमेंट है, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो मैनेजमेंट सिस्टम उन लोगों की सहायता करेगा जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी सहायता करने के लिए वो मैनेजमेंट सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट जो डिनोट करता है वो उस मैनेजर को डिनोट कर रहा है या उस संस्था को डिनोट कर रहा है जो उसका मैनेजमेंट कर रही है। ठीक है, जैसे हम बात करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है, अब वो पूरे सिस्टम को संभाल रही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, इसी तरह से जो बीकानेर में है स्कूल मैनेजमेंट की संस्था है, वो सारे स्कूलों को संभालती है, जैसे रमसा है, रूसा है हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो ये पूरे मैनेजमेंट को संभालती है। ठीक है, और ये उनकी सहायता करती है जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं। जैसे किसी व्यक्ति को, किसी टीचर को किस चीज़ की आवश्यकता है कि मुझे एक इंटरेक्टिव बोर्ड चाहिए, तो वो मैनेजमेंट को लिखेगा, मैनेजमेंट अगर हो सकेगा तो उसको वहाँ पर अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, शिक्षा संबंधी कार्यों को विधिवत संपन्न करना। विधिवत संपन्न करना, देखिए कोई भी शिक्षा संबंधी कार्य है उसको सिस्टमेटिकली तरीके से संपन्न करना, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, वो तभी विधिवत संपन्न होगा उससे संबंधित कार्य जबकि कोई भी व्यक्ति जो उस शिक्षा संस्था से जुड़ा हुआ है उसकी सहायता की जाएगी। ठीक है, चलिए आवश्यक साधन और सामग्री उपलब्ध कराना, ये भी संस्था का काम है। देखिए चौक, अगर कोई टीचर पढ़ाने जा रहा है तो उसको चौक अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड अवेलेबल होना चाहिए, बोर्ड साफ सुथरा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आवश्यक साधन और सामग्री उपलब्ध कराना ये भी इन्हीं का काम है। ठीक है, नीतियां बनाना और विधिवत उनका क्रियान्वयन करना। देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए एक नीति की आवश्यकता होती है। नीति जैसे सिलेबस, ठीक है, सिलेबस को बनाना, किस समय कौन सा सिलेबस का कौन सा टॉपिक पूरा हो जाना चाहिए, कितने समय में ये पूरा हो जाना चाहिए, बच्चों के अंदर वो कितना गेन हो जाना चाहिए, मतलब उनको कितना अधिगम हो जाए, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये चौथा उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करना। देखिए प्रत्येक स्तर से मतलब जैसे 1 से 5 तक के बच्चे हैं तो उनके लिए अलग से कार्यक्रम बनाया जाए, 6 से 8 तक के बच्चे उनके लिए अलग से कार्यक्रम बनाया जाए। ठीक है, जो 9 से 12 तक के बच्चे उनके लिए अलग से कार्यक्रम बनाया जाए और उनको सुचारू रूप से संचालित किया जाए। कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें इनका निर्धारण करना, प्रशिक्षण एवं उनकी उन्नति के लिए कार्यक्रम बनाना, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो कर्मचारियों की नियुक्ति किसी भी कर्मचारी की नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की जाती है उसी के आधार पर नियुक्ति की जाती है। सेवा शर्तें, इनका निर्धारण किया जाएगा, कब कब सेवा देनी है, कितने अवकाश मिलेंगे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, कितना पेमेंट होगा, कितना पैसा कटेगा, वगैरह वगैरह सारी चीजें। प्रशिक्षण, देखो सरकारें बार बार प्रशिक्षण करवाती है क्योंकि जो शिक्षक होते हैं नई टेक्नोलॉजी से जुड़ नहीं पाते हैं, दूर दराज के शिक्षक, इसलिए बार बार प्रशिक्षण करवाना पड़ता है। ठीक है, तो शिक्षा विभाग बार बार प्रशिक्षण करवाती है, तो ये भी एक मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। ये उसके लिए होता है कि वो लोग इसमें आगे बढ़ते रहें, ठीक है, उनकी उन्नति होती रहे। नेक्स्ट, समय समय पर परामर्श एवं निर्देश प्रदान करना। समय समय पर परामर्श और निर्देश प्रदान करना, उनको बताना
किस तरह से वर्क किया जाए, किस तरह से आप पढ़ाएं, ठीक है, और किस तरह से बच्चों से इंटरेक्ट हों, उनसे जुड़ें, उनके गार्जियन से जुड़ें। इस बार के में निर्देशन जो संस्थाएं होती है ये जो टीचर्स होते हैं उनको देती रहती है और संस्था से जुड़े हुए लोगों को देती रहती है। कर्मचारियों एवं शिक्षा कार्यक्रमों के मध्य समायोजन होना चाहिए। देखिए, हम जो शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं उसका समायोजन कर्मचारियों से जरूरी है। दोनों के बीच में अगर जैसे मान लीजिए आपने कोई सिस्टम अप्लाई किया है, ठीक है, लेकिन कर्मचारी उसके लिए योग्य नहीं है तो आप उस सिस्टम को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई टीचर है, ठीक है, शिक्षा विभाग ने बोल दिया कि भाई आप 1 से 10 तक के बच्चे को मैथ पढ़ाएंगे, किसी टीचर को बोल दिया 1 से 10 तक के बच्चे को मैथ पढ़ाएंगे, लेकिन जो टीचर है वो संस्कृत का है तो मैथ नहीं पढ़ा सकता, वो मैथ नहीं पढ़ा सकता तो उस कार्यक्रम जो शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है उस कर्मचारी के बीच में कोई समायोजन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये समायोजन होना जरूरी है। देखिए, जो मैथ वाला टीचर है वही मैथ पढ़ा सकता है, ठीक है। आप किसी बाबू को तो नहीं कह सकते भाई जा मैथ पढ़ाओ, नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो कर्मचारियों एवं शिक्षा कार्यक्रमों के मध्य समायोजन स्थापित होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखो एक चीज और, टाइम मैनेजमेंट। शिक्षा कार्यक्रम कब हो रहा है, ये जो पाठ्यक्रम है ये कब लागू हो रहा है और उस समय कर्मचारी की स्थिति क्या है, तो इनके बीच में भी समायोजन होना आवश्यक है। नेक्स्ट है निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण। निरीक्षण और पर्यवेक्षण बहुत जरूरी है। कोई भी शिक्षा संस्थान का जो हेड होता है उसको बार बार निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना जरूरी है, इससे संस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। अगर इसमें ढिलाई बरती जाती है तो कर्मचारी सुस्त हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। आवश्यक धन की व्यवस्था करना और आय व्यय का अभिलेख रखना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। किसी भी संस्था को चलाने के लिए सबसे पहले धन की आवश्यकता होती है, तो उस धन की व्यवस्था करना, कहाँ से आएगा, किस तरह से धन अर्जित किया जाएगा, कौन कौन से सोर्सेज होंगे, कितना धन आएगा और फिर उसका क्या आय हुई है और क्या व्यय हुआ है उसका अभिलेख रखना, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। नवीन मूल्यों, उद्देश्यों और सिद्धांतों का निर्धारण करना। देखिए, पुराने ढर्रे पर चलना है तो शिक्षण संस्थान बंद हो जाएगा। जिस तरह से नए सिद्धांत लागू हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारा संस्थान आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए नवीन मूल्यों और उसके लिए उद्देश्य बनाना, सिद्धांत बनाना और फिर उनका निर्धारण करके उनका परिचालन करना, ये इम्पोर्टेंट बात होती है। नेक्स्ट है अपव्यय अवरोधकों को रोकना। व्यर्थ के जो व्यय होते हैं उनको भी रोका जाए, ठीक है। और इस संस्थान में कार्य करवाने के लिए अगर कोई अवरोधक आ रहा है तो उसको भी रोका जाए, ठीक है। तो अवरोधकों को रोकना और अपव्यय को रोकना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रत्येक संगठन अलग अलग प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करना। हर एक संगठन होता है, अलग अलग संगठन होते हैं, उनको अलग अलग प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान किया जाता है, ठीक है। देखिए, जैसे एलडीसी है तो एलडीसी के लिए अलग से वर्क होगा, ठीक है। यूडीसी है तो यूडीसी के लिए अलग से वर्क होगा, ठीक है। टीचर है तो टीचर के लिए अलग से वर्क होगा। ये नहीं होगा कि टीचर एलडीसी का काम करेगा या यूडीसी का काम करेगा या यूडीसी टीचर का काम करेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान किए जाते हैं प्रत्येक संगठन को, ठीक है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्तव्य उत्तरदायित्व से अवगत कराना, ये बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत से स्कूल्स क्या सिस्टम क्या होता है, आई एम ए प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं केवल प्रिंसिपल के ही कार्य करूंगा। प्रिंसिपल के कार्य क्या है? प्रिंसिपल का कार्य कंप्लीटली सब जगह ध्यान रखना, कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है ये भी ध्यान रखना, ये उसका कर्तव्य है, ठीक है, ये उसका उत्तरदायित्व है। तो संस्था है ये चाहती है कि जो संस्था प्रधान है वो ये चाहे कि किस कर्मचारी का क्या कर्तव्य है और उसके क्या उत्तरदायित्व है, उसको अच्छी भली भांति उसको समझा दिया जाए तो संस्था सही तरीके से वर्क करेगी, ठीक है। योग्य व कुशल नागरिक उत्पन्न करना सबसे मुख्य बात। कोई भी व्यक्ति है अगर आपके स्कूल में उस बच्चे को रख रहा है तो वो किस लिए रख रहा है कि उसका बच्चा जो है वो योग्य और कुशल नागरिक हो। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि योग्य और कुशल नागरिक हमें उत्पन्न करने हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, उसका दृष्टिकोण का विकास हो, उसका चरित्र निर्माण हो, ठीक है। कुशल नागरिक के साथ में उसका सर्वांगीण विकास हो, ठीक है, वो टेक्निकली, मेंटली और फिजिकली फिट हो,
दृष्टिकोण का विकास हो, संकीर्ण मानसिकता नहीं हो, उसका दृष्टिकोण विस्तृत हो, वाइड हो, देश के विकास में भाग ले, ऐसा उसका दृष्टिकोण बने, उसका चरित्र अच्छा हो। ठीक है, आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बाद में जाके वो अगर चोरी करता है, चोर बन जाता है, तो इसका मतलब है कि आपने उसको कुछ सही तरीके का ज्ञान नहीं दिया है। ठीक है, और जब वो किसी व्यक्ति को बोलेगा भाई कौन कौन टीचर था, भाई सर हमारे तो फलाना सर थे और उन्होंने हमें पढ़ाया है। ठीक है, तो चरित्र निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये किसी भी शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षक को तभी खुशी होती है जब उसका स्टूडेंट किसी अच्छे ओहदे पर चला जाता है। ठीक है, तो हमारा ये शिक्षक का या उस संस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गए अच्छे नागरिक, कुशल नागरिक उत्पन्न करना, उसका सर्वांगीण विकास करना, दृष्टिकोण का विकास करना, उचित दृष्टिकोण का विकास करना, वाइड, और चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, दूसरा, संस्था के अंदर उपयुक्त पर्यावरण उत्पन्न करना। ये नहीं मैं क्लास में नहीं जा रहा हूँ, वो क्लास में जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, उसका पीरियड है, ये इस तरह से अनुपयुक्त पर्यावरण बनता है। तो उपयुक्त पर्यावरण को उत्पन्न करना ये भी शिक्षण संस्थान के जो हेड होता है उसका कर्तव्य होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फील्ड ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। क्या क्या इसके क्षेत्र हैं, कार्य हैं। ठीक है, फील्ड ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, क्या फील्ड हैं? तो ये हैं 7 फील्ड हैं इसके, 7 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके आधार पर 7 इसके जो है वो कार्य क्षेत्र हैं। पहला है शिक्षा नीति तैयार करना और फिर उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, शिक्षा नीति तैयार की जाए, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, किस तरह से उनका मैनेजमेंट होगा, ये नीति तैयार की जाए और फिर उसका मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, देखिए किसी भी शिक्षण संस्थान को बनाने के लिए या उसको चलाने के लिए अनेक समस्याएं आती हैं। तो पहले तो उन समस्याओं का अध्ययन किया जाए, फिर उनका उचित निराकरण किया जाए कि इस समस्या का निदान किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे पेयजल की समस्या है। ठीक है, पेयजल की समस्या है, तो पेयजल की समस्या अगर स्कूल में होगी तो बच्चे नहीं रुक पाएंगे, तो उस पेयजल की समस्या का उचित निराकरण कैसे किया जा सकता है? एक या तो स्कूल के अंदर ही ट्यूबवेल लगा दिया जाए, एक सिंपल उदाहरण दिया जा रहा है, और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, ये केवल सिंपल उदाहरण है। ठीक है, तो उसके लिए ट्यूबवेल लगा दिया जाए। ट्यूबवेल लगाने के बाद में भी मान लीजिए ट्यूबवेल में पानी नहीं निकलता है, तो फिर क्या किया जाए? तो किसी पास वाली ट्यूबवेल से पानी लिया जाए, ये भी इसका निराकरण है। वो भी नहीं देता है तो फिर म्युनिसिपल पार्टी से बोला जाए। ठीक है, या उसके ग्राम सरपंच को बोला जाए भाई स्कूल में उचित व्यवस्था की जाए पानी की। ठीक है, पहले समस्या का अध्ययन करें और फिर उसके बाद उसका निराकरण करें। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा बात करते हैं प्रक्रिया की सफलता के लिए कार्य करना। अब देखिए आपने स्कूल में ट्यूबवेल लगवा रहे हैं, लेकिन कैसे लगेगी, उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक है, कहाँ लगानी है, ये भी एक प्रक्रिया है। तो उसकी सफलता के लिए कार्य करना और फिर उसका मूल्यांकन करना कि ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए समानता और स्वतंत्रता। ठीक है, समानता और स्वतंत्रता, और जो कर्मचारियों की योजना है उसका क्रियान्वयन। देखो कोई भी कर्मचारी है, चाहे वो एलडीसी है, यूडीसी है, या वो टीचर है, या वो प्रिंसिपल है, सबको समानता का अधिकार है। तो उसके बीच में एक समानता होना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो कि बीच में जाकर चिल्लाने लग जाए। बहुत से इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट करने वाले लोगों को हमने देखा है। ठीक है ना, जो कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, थोड़ा सा कोई बच्चा अगर आवाज़ कर रहा है तो वो मैनेजर जो होता है, जो निदेशक होता है, वो कमरे में पहुंच जाता है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इससे क्या है, उस टीचर की स्वतंत्रता भंग हो जाती है और उसकी मानसिकता थोड़ी संकीर्ण हो जाती है। तो उसके पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाए कि बच्चों के साथ में अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, समानता होनी चाहिए। कोई टीचर पुराना है तो उसको निरर्थक समझा जाता है, जो नया आता है उसको अच्छी वो दी जाती है, जबकि पुराने वाले में ज़्यादा एबिलिटी होती है। ठीक है, इसी प्रकार से कार्यों की योजना करना और फिर उनका क्रियान्वयन करना। देखिए नेक्स्ट है उद्देश्य, मूल्यों, सिद्धांतों का छात्रों व समाज हित में निर्धारण करना। किसी भी शिक्षण संस्था की क्या उद्देश्य है, उसके क्या मूल्य हैं, क्या सिद्धांत हैं, और वो छात्रों और समाज के हित में किस प्रकार से निर्धारित होंगे, इसका निर्धारण करना भी इसी के अंदर है। उपलब्ध साधनों और कर्मचारियों में समन्वय करना। जो साधन उपलब्ध हैं उन्हीं से काम चलाना।
ठीक है, ये भी जरूरी है। शिक्षण संस्थान अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं है, सॉरी, मतलब जिसके पास ज़्यादा धन है, नहीं है, उपलब्ध नहीं है, कर्मचारी कम है और साधन भी कम है, तो उनको आपस में एक समन्वय बनाना पड़ता है। कर्मचारियों के बीच में भी समन्वय बनाना पड़ता है और उपलब्ध साधनों का उपयोग करने के लिए भी ये समन्वय बनाना पड़ता है। ठीक है, संस्थाओं एवं समाज में शिक्षा के माध्यम से समन्वय स्थापित करना। ठीक है, संस्थाओं के बीच में और समाज के बीच में भी एक इंटरेक्टिव सिस्टम होता है, जिससे समाज और संस्था आपस में जुड़े रहते हैं और इनके बीच में एक समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि आपकी संस्था में पढ़ने वाले बच्चे टोटल जो है वो हायर फैमिलीज के हो, लोअर फैमिलीज के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लोअर फैमिलीज वाले बच्चे को पीछे बैठाओ और हायर फैमिलीज वाले बच्चे को आगे बैठाओ। ठीक है, तो ये इसका मैसेज जब समाज के अंदर जाता है तो ये गलत प्रभाव डालता है संस्था के ऊपर। ठीक है, तो संस्था समाज से जुड़ी हुई है, तो इसमें जो शिक्षा के माध्यम यूज किए जा रहे हैं उनका समन्वय सही तरीके से किया जाना चाहिए, मैनेजमेंट सही तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 7 थे। फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। क्या फंक्शन है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के? ठीक है, तो ये भी लगभग 10 जो है फंक्शन है। अब इसको वैसे तो सिंपली हम ये फॉर्मूला है, इसे याद कर सकते हैं, GPO SMD CO RB। ठीक है, कोरबे, GPO SMD कोरबे, इसको हम पढ़ सकते हैं GPO SMD कोरबे। ठीक है, ये 10 हैं इसके फंक्शन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के। तो पहला है इसमें इंटरप्रेटिंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरप्रेटिंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब इसकी डिटेल में बात करेंगे एक एक की। दूसरा है प्लानिंग करना। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कैसा हो, उसका सिस्टम कैसा हो। तीसरा है स्टाफिंग, स्टाफ कैसा हो। चौथा है मोरल लेवल कंस्ट्रक्शन। फोर्थ इज मोरल लेवल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें जो है मोरल लेवल किस प्रकार से उच्च किया जाए, बच्चों का बड़ा मोरल, इसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्शन। देखिए, डायरेक्शन जो है वो क्या, किस तरह से एक इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट किया जाए, उसमें किस तरह की चीजें हों। ठीक है, लोग उसको किस प्रकार से उपयोग करें, इसी को बोलेंगे डायरेक्शन। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है समन्वय करना। एक इंस्टीट्यूट और जो उसके कार्यकर्ता है और जो स्टूडेंट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना, समन्वय होना, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन। आठवां है, 7 है इसके अंदर, आठवां है रिपोर्टिंग। रिपोर्ट बनाना और उसका संचालन करना। ठीक है, जो भी गोल तैयार किया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने, स्टाफिंग पैटर्न, उसके सारे चीज़ों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करके और उसको मैनेजमेंट को सौंपना, ये होगा इसके अंदर रिपोर्टिंग के अंदर। ठीक है, 9वां है बजटिंग। बजट सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी मैनेजमेंट के लिए, स्कूल मैनेजमेंट हो या किसी भी संस्था का मैनेजमेंट करना हो, बजटिंग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो बजटिंग होना जरूरी है। बजट के आधार पर ही संस्था किस प्रकार से खर्च करेगी, किन किन चीज़ों के अंदर ये खर्च करेगी, ये सारी चीज़ें आती है बजटिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इवोल्यूशन, मूल्यांकन। जो हमने काम किया है उसका क्या मूल्यांकन होगा, किस तरह से, क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आएंगी इवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट है। अब हम एक बार चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, गोल से मतलब है जी का मतलब यहाँ पर गोल है, P से मतलब प्लानिंग है, O से मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, S से मतलब स्टाफिंग है। ठीक है, M का मतलब मोरल और D से डायरेक्शन और को आर बी का मतलब को से मतलब कोऑर्डिनेशन,
आर रिपोर्टिंग, बजटिंग एंड इवोल्यूशन। तो जीपीओ एसएमडी कोर बे, जीपीओ एसएमडी कोर बे, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, जी यानी कि गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, पी यानी प्लानिंग, उसके बारे में प्लानिंग, ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, स्टाफिंग, एस एम मॉरल लेवल कंस्ट्रक्शन, डी डायरेक्शन, उसको डायरेक्ट करना। ठीक है, सी ओ से रिलेशन कोऑर्डिनेशन है, आर रिपोर्टिंग और बी जो है वो बजटिंग और ई यानी इवोल्यूशन है। ठीक है, तो हम इनके बारे में एक एक करके अब अध्ययन करते हैं सारी चीज़ों का, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या इसके अंदर होने वाला है, सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। चलिए, सबसे पहला इंटरप्रेटिंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेटिंग करना उसको। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहली स्टेप है संगठन के लक्ष्यों की व्याख्या करना। संगठन के क्या लक्ष्य है उनकी व्याख्या करना इसकी सबसे पहली स्टेप है, यानी कि फर्स्ट स्टेप हो गई इसकी, संगठन के लक्ष्यों की व्याख्या करना। क्या लक्ष्य होंगे, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है तो उसके क्या क्या लक्ष्य हैं, इसको निर्धारित करने के लिए हम एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और फिर उनकी व्याख्या करेंगे, तो इसको बोलेंगे इंटरप्रेटिंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा है शैक्षिक उद्देश्यों के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक, नैतिक और आर्थिक आधारों का ज्ञान होना। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर हम स्थापित कर रहे हैं, आप ये मान के चले कि आप एक इंस्टीट्यूट के ओनर हैं, तो आपको सबसे पहले तो उसके शैक्षिक उद्देश्यों के दार्शनिक, हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उसके दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक, नैतिक और आर्थिक आधारों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो जब हम लक्ष्य निर्धारित कर लें, उनकी व्याख्या कर लें, तो फिर उनका रिलेशन उन शैक्षिक उद्देश्यों का और संगठन के लक्ष्यों का, उद्देश्य का जो भी रिलेशन है वो दार्शनिक तरीके से, समाजशास्त्रीय तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, नैतिक तरीके से तथा आर्थिक आधारों पर उसका समन्वय किया जाए। ठीक है, चलिए दूसरा है प्लानिंग, दूसरा उद्देश्य है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होगा, प्लानिंग में इसकी स्पष्ट रूपरेखा बनाकर उसका पूर्णतः नियोजन किया जाएगा। एक प्लानिंग बनाएंगे भाई किस तरह से वर्क किया जाएगा, संस्था के अंदर कौन कौन क्या क्या काम करेंगे, उसकी सबकी एक प्लानिंग होगी और फिर उसको बांट दिया जाएगा, उसका नियोजन कर दिया जाएगा। ठीक है, सुनिश्चित योजना बनाना और क्रियान्वित करना दोनों एक ही चीज़ है। योजना बनाना या उसकी रूपरेखा बनाना, योजना बना ली, कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए किसी भी बारे में योजना बना ली आपने, एक्स टॉपिक पे एक योजना तैयार कर ली, तो उस एक्स टॉपिक की योजना का क्रियान्वयन करना। ठीक है, दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परिस्थिति के अनुसार योजना का निर्माण किया जाए। प्लानिंग करते वक्त ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि आप जो योजना बना रहे हैं उसका एक जो भी योजना बनाई जा रही है वो परिस्थिति के अनुसार हो। ठीक है, योजना, ठीक है, योजना बनाते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसके उद्देश्य निर्धारित हों, सबसे बड़ी बात। ठीक है, उसकी कार्यविधियाँ, उसके साधन, उपलब्ध सामग्री, कार्यकर्ताओं, सहयोगियों, उनकी योग्यताओं, अनुभवों और कुशलताओं आदि के आधार को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कोई भी योजना बनाएंगे तो ये ऐसा हो कि जो हम कार्यविधि उपयोग कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, हमारे पास उसके लिए अवेलेबल सामग्री है या नहीं है। ठीक है, दूसरा कार्यकर्ता और सहयोगी जो है, उसके कार्यकर्ता हैं, सहयोगी है, उनकी योग्यता है और उनके अनुभव कैसे हैं। ठीक है ना, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाएंगी। देखिए अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन के दो घटक होते हैं, किसी भी संगठन के दो घटक होते हैं। पहला है मानवीय घटक और दूसरा है भौतिक घटक। मानवीय घटक और दूसरा कैसा है, भौतिक घटक। देखिए मानवीय घटक में क्या आ जाती है, एक तो शिक्षा समितियां आ जाती है, ठीक है, शिक्षक आ जाते हैं, कर्मचारी आ जाते हैं और विद्यार्थी आ जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है विद्यार्थी। ठीक है, भौतिक घटक के अंदर आ जाते हैं विद्यालय का भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, क्रीड़ा स्थल, शैक्षिक सामग्री और फर्नीचर। ठीक है, देखिए किसी भी वर्क का ऑर्गेनाइजेशन करते समय ऑर्गेनाइजर को कुछ पॉइंट्स है उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट है संगठन के विभिन्न तत्वों को इस प्रकार संगठित करें कि निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। सब तत्वों को इस प्रकार से
मैनेजमेंट करें कि हमें जो उद्देश्य हो जाए। ठीक। दूसरा है संगठन का स्वरूप और योजना के अनुसार निर्धारण होना चाहिए। देखिए, संगठन का स्वरूप और उसकी योजना दोनों का निर्धारण सही तरीके से होना चाहिए। तीसरा है निर्णय तथा निर्धारण नियम जो है वो जनहित में हो। जो भी आप निर्णय लें, जो निर्धारण करें, वो कैसे हो, जनहित के लिए लाभदायक हो। कैसे, समझ लेते हैं अपन। देखिए, जैसे आप किसी विद्यालय भवन का निर्माण कर रहे हैं, तो विद्यालय भवन का निर्माण करते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि पर्यावरण का ध्यान रखा जाता है कि अगर आप विद्यालय भवन का निर्माण कर रहे हैं तो पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये समाज से जुड़ा हुआ है। ठीक है। पुस्तकालय है, पुस्तकालय में इस तरह की पुस्तकें हों कि वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हुए समाज का भी सर्वांगीण विकास करें। इस तरह की पुस्तकें पुस्तकालय के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन कि ऐसे निर्णय तथा निर्धारित जो भी हम निर्णय निर्धारित करें वो जनहित में हो, उसका फायदा आम जनता को भी होना चाहिए। ठीक है। चौथा नियम है इसका, चौथा है कि जो शैक्षिक नियम है वो प्रशासनिक सिद्धांतों और विभिन्न स्वरूपों, उनके महान आदर्शों, उच्च कोटि की धारणाओं, इन पर विचार किया जाना चाहिए, इनके बारे में विचार हो। शैक्षिक नियम, उनके प्रशासनिक सिद्धांत, ठीक है, उनके स्वरूप, उसके आदर्श, ये सब उच्च कोटि के होने चाहिए। फोर्थ है स्टाफिंग। स्टाफिंग कैसा होना चाहिए? देखिए, कर्मचारी वर्ग का चयन, उसकी नियुक्ति, पद का स्पष्टीकरण, ठीक है, और उसकी उन्नति, ये तीनों चीजें, ये जो चारों चीजें हैं, ये इसके स्टाफिंग पैटर्न के अंदर आती हैं। देखिए, कर्मचारी वर्ग का चयन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस कर्मचारी का हम चयन कर रहे हैं वो उपयुक्त योग्यता वाला होना चाहिए, यानी कि उसकी योग्यता उस क्वालिटी की होनी चाहिए जिस क्वालिटी के लिए हम उसको रख रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को उठा के टीचर बना दिया, तो उसके लिए एक निर्धारित योग्यताएं निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है। और इसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं भी अपनाई जाती है, जैसे कि आप लोग अभी आरपीएससी दे रहे हैं तो उसके लिए एक निर्धारित फर्स्ट ग्रेड के लिए एक निर्धारित योग्यता रख दी कि भाई, जैसे मान लीजिए अगर आप हिस्ट्री से एग्जाम दे रहे हैं या साइंस से एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो साइंस वाले के लिए अलग निर्धारित योग्यताएं हैं और हिस्ट्री वाले के लिए अलग योग्यता निर्धारित है। ठीक है। नियुक्ति, देखिए, नियुक्ति देते वक्त बहुत सी चीजें ध्यान में रखी जाती है। नियुक्ति देते वक्त उसके द्वारा प्रस्तुत जो प्रमाण पत्र है, क्या वो वास्तविक है, सत्य है या नहीं है। ठीक है। तो उसकी जो नियुक्ति है, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री का टीचर है और उसको आप इंग्लिश में नियुक्ति दे दोगे, नहीं होगा। ठीक है ना। तो नियुक्ति के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखी जाती है। तो स्टाफ के लिए उसका वर्ग का चयन, नियुक्ति, पद का स्पष्टीकरण। देखिए, जैसे ग्रेड फर्स्ट का व्यक्ति है, ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड का व्यक्ति और थर्ड ग्रेड के व्यक्ति, तीनों में अंतर, दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग करते हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड का काम नहीं करोगे, ये पद का स्पष्टीकरण है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइनिंग है तो थर्ड ग्रेड का काम नहीं करोगे, ये पद का स्पष्टीकरण है। ठीक है। उन्नति, देखिए, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब इसलिए कर रहे हैं कि जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं वो आपकी उन्नति का भी ख्याल रखें। ठीक है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं हो और आप उन्नति करते हुए जाएं। ठीक है। जैसे अभी 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, तो 7वां जो लागू हुआ वो किस लिए लागू हुआ? शिक्षकों की उन्नति के लिए लागू हुआ है कि वो आर्थिक रूप से उन्नत बने। ठीक है। तो यहाँ उन्नति से मतलब केवल आर्थिक रूप से उन्नत बनना नहीं है, यहाँ उन्नति का मतलब है आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और शारीरिक, इन सब की उन्नति एक शैक्षिक संस्था में काम करने वाले व्यक्ति की होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मोरल लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मोरल लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन में कर्मचारियों के जो कार्य होते हैं उनका विभाजन किया जाता है। ठीक है ना। मोरल लेवल कंस्ट्रक्शन के अंदर कर्मचारियों के कार्य विभाजन के बाद, जैसे उनको कार्य बांट दिए, उनको अधिकतम कार्य करने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाए। ठीक है। ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सके, इसके बारे में उन्हें विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा है कार्य संतुष्टि प्रदान करने की चेष्टा करनी चाहिए। उनको इस तरह से वो करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि उनको लगे कि उन्होंने कार्य जो कार्य किया है वो सही तरीके। जैसे मान लीजिए किसी टीचर ने 10 बच्चों को पढ़ाया, 10 स्टूडेंट को पढ़ाया। अब 10 बच्चों में से मात्र 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सही तरीके से गेन किया। ठीक है।
अब प्रिंसिपल आता है और उसको बोलता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, केवल 2 बच्चों को ही आता है, 8 बच्चों को नहीं आता। ठीक है, तो प्रिंसिपल का ये जो वर्क होता है कि वो उस टीचर को अप्रिशिएट करे कि नहीं, आपने 2 बच्चों को सिखाया, आप 8 बच्चों को और सिखा सकते हैं। तो जो उस व्यक्ति ने काम किया है उसको उसकी संतुष्टि मिल जाएगी। चलो आज नहीं, कल मैं इन 8 को भी सिखाने की कोशिश करूंगा। तो इसे बोलते हैं कार्य संतुष्टि प्रदान करने की चेष्टा करना, मोरल लेवल कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। किसी भी संस्था में कोई भी कर्मचारी अगर वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसका एक अपना खुद का मोरल होता है। ठीक है, और वो उस मोरल के अकॉर्डिंग ही अपना सब कुछ देता है। ठीक है, देखिए अगर किसी को सम्मान मिलेगा, संस्था के अंदर सम्मान, कर्मचारी को सम्मान मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा मन लगाकर ज्यादा मेहनत से काम करेगा। और अगर उस कर्मचारी को उस संस्था के अंदर अपमान मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो आलस करेगा, यार मैं कोई काम कर रहा हूँ तो वो उसका मुझे कोई जो है बेनिफिट मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो जो कर्मचारी है वो सही तरीके से अगर काम कर रहा है तो उसको संतुष्टि प्रदान करने की चेष्टा एक संस्था प्रधान को या ऑर्गेनाइजर को करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन में जो है, जो डायरेक्टर है वो निर्देशन करता है, निर्देशित करता है कि किस तरह से काम किया जाना है। ठीक है, तो इसमें कुछ 3 चीजें हैं। पहला है इसका प्रशासनिक निर्णय करना, दूसरा है निर्णयों को घोषित करना, और तीसरा है निर्णयों को व्यवहार में लाना। ये 3 चीजें हैं। ठीक है, देखिए प्रशासनिक निर्णय करना मतलब कोई भी आप योजना बना तो उसका निर्णय ले ले कि हाँ ये योजना होगी, ये बनानी है और इस तरह से ये वर्क करेगी। ठीक है, फिर उसके जो आपका जो निर्णय बना लिया आपने, ठीक है, आपने निर्णय बना लिया कि भाई जो 10th क्लास है आपकी, जो 11th क्लास है, 11th क्लास का ये जो है एरिया है और इस एरिया में 20 बच्चे बैठेंगे। ठीक है, और आपके पास बच्चों की संख्या है 40। ठीक है, अब आपने निर्णय ले लिया कि ये 20 बच्चे इस क्लास में बैठेंगे, बाकी जो 20 बच्चे हैं वो नेक्स्ट दूसरी क्लास में बैठेंगे। ठीक है, अब समस्या ये आ जाती है कि 20 बच्चे इस क्लास में बैठेंगे लेकिन टीचर इसके लिए जो टीचर है, पढ़ाने वाला जो टीचर है वो कह रहा है कि नहीं मैं एक ही बार में 40 को पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन अब आप एक प्रशासक हैं तो आपने जो निर्णय ले लिया उसको घोषित करना। आपने घोषित भी कर दिया कि भाई 20-20 बच्चों की एक क्लास होगी। अब टीचर मना कर रहा है कि नहीं भाई साहब मैं तो एक साथ ही पढ़ाऊंगा 40 बच्चों को। ठीक है, तो इसको व्यवहार में लाने के लिए आपको उस टीचर को सही तरीके से समझाना पड़ेगा कि भाई 20 बच्चे और 20 बच्चे अगर 2 बार अलग अलग बार पढ़ेंगे तो इनको जल्दी ही अधिगम होगा, मतलब जल्दी ही ये सीख जाएंगे। आप 40 की क्लास लोगे तो आप 40 बच्चों के ऊपर ध्यान सही तरीके से नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो सीधा सा सिंपल सा फंडा है इसका डायरेक्शन का कि आप जो भी प्रशासनिक निर्णय ले रहे हैं, प्रशासनिक निर्णय में यही नहीं आता और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे साफ सफाई करवाना है, बिल्डिंग का निर्माण करवाना है, पुस्तकें खरीदना है, लैब का सिस्टम जमाना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनको घोषित करना और फिर उनको व्यवहार में लाना। अब इसमें जो है 2-3 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहली बात तो है कि प्रशासक जो है वो योग्य, दूरदर्शी, अनुभवी एवं ज्ञानी व्यक्ति हो। जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कर रहा है डायरेक्टर, वो डायरेक्टर जो है वो योग्य हो, दूरदर्शी हो, आज की बात को भविष्य से जोड़कर देखें, अनुभवी हो, उसको अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ये काम किया हुआ हो ताकि वो सही तरीके से योजनाओं को लागू कर सके। तीसरा ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए, मतलब उसको उस काम का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है इसके अंदर, ये तो पहली चीज हो गई कि योग्य हो, दूरदर्शी हो, अनुभवी हो और ठीक है। दूसरा है इसके अंदर के मानवीय संबंधों को ध्यान में रखना चाहिए, जो ह्यूमन जो संबंध है उनको वो अच्छे से ध्यान में रखें। ठीक है, ताकि किसी को जो मानवीय अधिकार है उनका हनन नहीं हो। तीसरा है प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर, प्रजातांत्रिक सिद्धांत यहाँ पर लागू किए जाएं। ठीक है, ताकि जो भी वर्क हो वो सभी में समान रूप से बांटा गया हो। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को तो 100 काम और दूसरे व्यक्ति को केवल 1 काम। ठीक है, और तीसरा है आपसी सहयोग पर बल दें, आपसी सहयोग पर विशेष बल दिया जाए। ये एक डायरेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपसी सहयोग पर वह विशेष बल दे। 4 व्यक्तियों में बांटा हुआ काम चारों व्यक्ति मिलजुल कर करें, इसे बोलेंगे आपसी सहयोग पर विशेष बल देना। ठीक है, सातवां है इसके अंदर अपना कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। ठीक है, समन्वय के अंदर बहुत सारे तत्व हैं।
जैसे पहला है विभिन्न तत्वों, संगठनों, कर्मचारियों, व्यक्तियों के मध्य सामंजस्य बिठाना। ठीक है, जो एलिमेंट है एक टीचिंग इंस्टीट्यूट के, उसका संगठन किस प्रकार का है, उसके कर्मचारी किस प्रकार के हैं, ठीक है, इनके मध्य एक सामंजस्य स्थापित किया जाता है, इसे बोलेंगे अपन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दूसरा है इसका कर्मचारियों के कार्य विभिन्न स्तरों पर विभाजित है। ठीक है, हर एक लेवल पर कर्मचारियों के जो कार्य हैं उनका विभाजन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से संपूर्ण प्रशासन के कार्य प्रणालियों में एकता एवं समरूपता होनी चाहिए। जो भी प्रशासन किया जा रहा है उसकी जो कार्य प्रणालियां हैं वो एक समान होनी चाहिए। ठीक है, उनमें एक संगठन होना चाहिए और वो सब एक समान रूप से उपयोग में आने वाली होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ 2-3 है। देखिए, कोई भी वर्क करते वक्त जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो इनको रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने कोई नियम बना दिया स्कूल के अंदर ये नियम है कि भाई सब टीचर 10 o'clock स्कूल के अंदर आएंगे। ठीक है, अब ये जितने भी टीचर हैं उन सब ने बात मान ली, यानी कि ये हो गया एकता। ठीक है, सब 10 बजे आते हैं। अब उनमें से एक टीचर है जो कि उसी गांव का रहने वाला है और वो कहता है कि साहब मैं तो 10:30 आ सकता हूँ, 10 बजे मैं नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक विघटनकारी तत्व। अब वो उस एकता में क्या कर रहा है, विघटन डाल रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन विघटनकारी तत्व। इस विघटनकारी तत्व को हटा देना, उसको वार्निंग कर देना कि अगर आपने 10:30 के बाद अगर एंट्री करते हो तो आपको प्रोहिबिटेड कर दिया जाएगा, उस दिन की एब्सेंट लगा दी जाएगी। तो इसे कहेंगे अपन विघटनकारी तत्व। तो इनका विनाश करना। दूसरा है कि आप जिस व्यक्ति को जो दे रहे हैं, जिस कर्मचारी को जो काम दे रहे हैं, उसकी क्षमताओं, उसकी कार्य कुशलताओं, ठीक है, आदि में वृद्धि करना। श्रम शक्ति का अपव्यय रोकना, कि आपने एक लंबा सा काम दे दिया और 20 आदमी उसके अंदर लगे हुए हैं, पूरा नहीं हो रहा, जबकि एक कुशल व्यक्ति उस काम को आधे घंटे में कर सकता है। ठीक है, तो ये श्रम शक्ति का विनाश रोकना है। तीसरा है कि कर्मचारियों के बीच में बहुत सी बातों को लेकर मतभेद हो जाते हैं, तो उनको भी रोकना, ये भी कोऑर्डिनेशन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, दूसरा, कोई भी जो ऑर्गेनाइजर है या निदेशक है, उस निदेशक को अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके साथ में मधुर संबंध बनाना। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में वो जो ऑर्गेनाइजर होता है वो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर समझ के और जो निम्नतम कर्मचारी होते हैं उनसे सही व्यवहार नहीं रखता है। ठीक है, तो इसके लिए ये जरूरी है कि वो निम्नतम अधीनस्थ जो कर्मचारी है उनसे मधुर संबंध बनाकर रखें। ठीक है, रिपोर्टिंग, संपूर्ण कार्य का अवलोकन कर एक रिपोर्ट तैयार करना ही कहलाता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में जो भी हमने प्लानिंग की है उसका जो क्रियान्वयन किया है, प्लानिंग का क्रियान्वयन करने के बाद में हमारे पास में जो भी परिणाम आया है उस परिणाम के आधार पर, उस रिजल्ट के आधार पर हमें रिपोर्ट तैयार करनी होती है। और वो रिपोर्ट अगले साल हमने क्या गलतियां की है, क्या क्या चीजें हमने अप्लाई करनी चाहिए थी जो नहीं कर पाए हैं, उन सब का उसके अंदर एक ब्यौरा होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट है बजटिंग। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बजट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, बजटिंग करते वक्त सबसे पहले आवश्यकताओं की एक सूची बनाएं। आवश्यकताओं की एक सूची का हमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं उनकी एक सूची बनाएं। ठीक है, फिर उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु एक कार्यक्रम तैयार करें, उनके लिए एक मसौदा तैयार किया जाए कि ये जो आवश्यकताएं हैं उनको किस तरह से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा है कार्यक्रमों को वित्तीय मदों में अनुवादित करना। वित्तीय मदों में अनुवादित करने का मतलब है कि हमने 10 काम की एक सूची बना ली है। ठीक है, 10 कामों के अंदर प्रत्येक काम के अंदर कितना कितना पैसा खर्च होगा, इसको बोलेंगे वित्तीय मदों में अनुवाद करना। जो 10 काम है उन 10 कामों के प्रत्येक काम को, जैसे काम वर्क नंबर 1 है तो आपने कार्यक्रम तैयार कर लिया कि ये इस तरह से होगा, और फिर उसका वित्तीय मद में अनुवाद करना कि भाई इस 1 नंबर के काम के लिए मुझे इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे वित्तीय मद।
आय के स्रोत और व्यय के मदों का पूर्ण ज्ञान होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, कोई भी संस्था अगर हम स्थापित कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या आय के स्रोत होंगे, ठीक है। और वो जो आय के स्रोत है, मान लीजिए आपके पास में 10 लाख रुपए का आय का स्रोत है, ठीक है, 10 लाख का आपके पास में आय का स्रोत है, और आप उस 10 लाख रुपए को कहाँ खर्च करेंगे, वो होंगे व्यय के मद, ठीक है। तो उस 10 लाख रुपए को फर्स्ट प्रायोरिटी किस काम को दी जाएगी 10 लाख रुपए खर्च करने के लिए, इसे बोलेंगे व्यय के मद। तो इस बारे में उस संस्था प्रधान को या उस ऑर्गेनाइजर को इन बातों का ध्यान होना जरूरी है, ठीक है। के बाद उसका निरीक्षण करना, ये सबसे जरूरी है कि आपने एक बार फाइल तैयार कर दी, उसका निरीक्षण नहीं किया तो हो सकता है उसमें कुछ कमियां रह गई हो, तो उसका निरीक्षण करना भी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब आ जाता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन सबसे बड़ी चीज है एक संस्था के लिए। ये हमें बता देती है कि हम भविष्य में हमारी संस्था कहाँ जाएगी, ठीक है, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है और भविष्य में वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, इसे बोलेंगे इवोल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो भूत, भविष्य व वर्तमान की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन एवं मूल्यांकन कहलाता है इवोल्यूशन, मूल्यांकन। इसमें भूत का, भविष्य का और वर्तमान का, ठीक है। देखो, पिछले साल जैसे हमारा इंस्टीट्यूट ऑलरेडी चल रहा है, तो पिछले साल हमने क्या क्या कमियां छोड़ी है उनके बारे में, ठीक है। भविष्य में उन कमियों को कैसे पूर्ण किया जाएगा इस बारे में, और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं इस बारे में तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है मूल्यांकन के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, ये भी हमें ज्ञात हो जाता है कि हमने जो जो प्लानिंग की थी वो कहाँ तक पूर्ण हो पाई है, ठीक है। इसके अलावा प्रशासनिक क्षमताओं, योग्यताओं, कुशलताओं आदि को जानकर कर्मचारियों के मध्य प्रशासनिक कार्य का वितरण किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, हमारे प्रशासन की क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, हमने जो कर्मचारी रखे हैं उनकी कितनी कुशलताएं और कितनी योग्यताएं, जब हम इस चीज को जान जाते हैं तो हम कर्मचारियों के मध्य जो कार्य है उनका वितरण अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा प्रशासनिक ढांचे, विधियों, कार्य प्रणालियों में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रशासनिक ढांचा बदला जा सकता है, उसकी विधियां बदली जा सकती है और कार्य प्रणालियों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे हमने किसी व्यक्ति को या किसी कर्मचारी को एक काम दिया और उसने 20 दिन लगा दिए, ठीक है, तो अगली बार वो काम उस व्यक्ति को नहीं दिया जाए, ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो उस काम को करने में मात्र 1 घंटा लगाता हो, ठीक है। तो इस जब हम मूल्यांकन कर लेंगे सारी चीज का, और दूसरा चीज है मद, पैसे। इसने मान लीजिए ज्यादा पैसे खर्च किए हो और एक ऐसा व्यक्ति है जो ये बता रहा है कि मैं इस काम को 1000 रुपये में करता हूँ और इसने 5000 रुपये खर्च किए, करवा सकता हूँ या कर सकता हूँ, तो इस तरह की चीजें इसके अंदर बदली जा सकती हैं। संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ इसी तरह से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशासनिक दोषों, असफल प्रयासों, अनुचित विधियों को दूर करने एवं प्रशासन में आने वाले दूषित तत्वों का विनाश करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखिए, प्रशासनिक दोषों को दूर करने से मतलब है कि आपका जो प्रशासन है उसमें कुछ इंटरफेयर किया जा सकता है। अगर आपको लगता है, प्रशासक को लगता है कि भाई इसके अंदर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं या इसमें ये कमी रह गई, तो उसको आप दूर कर सकते हैं, वो दोष कहलाएंगे। और ये तभी होगा जब आप उसका मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। आपने कुछ प्रयास किया और वो लागू नहीं हो पाया, ठीक है। जैसे आप चाहते हैं कि कक्षा 3 में जो है जो मैथ है, मैथ या इंग्लिश पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, वो थोड़ा बदलाव लाए, आपने किया लेकिन बच्चों को रास नहीं आया, तो एक प्रकार का असफल प्रयास हो गया। तो उस असफल प्रयास को दोबारा दूसरे तरीके से अप्लाई किया जाए, ठीक है। अनुचित विधियों को दूर करने एवं प्रशासन में आने वाले दूषित तत्वों का विनाश करना, जो आप विधि यूज कर रहे हैं वो बदली जाए, ठीक है। और कुछ दूषित तत्व जो आते हैं उनका विनाश किया जाए, भाई ये काम ऐसे नहीं होगा, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तो उनको आप रोक सकते हैं। तो ये सब कब होगा, जब आप इन चीजों का, सारी जो मैनेजमेंट है उसका मूल्यांकन करेंगे लास्ट में, ठीक है। थैंक यू।